कनाडा में हर साल हज़ारों इमिग्रेंट्स आते हैं, बहुत ही मेहनत करके यहाँ पर में पहुँचते हैं, अपना घर परिवार सारा कुछ छोड़ के आते हैं। इतनी मुश्किल से उनको वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा या फिर पीआर मिलती है, लेकिन बहुत बार यहाँ आने के बाद उनको बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं रहना चाहते और वो कनाडा छोड़कर चले जाते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं टॉप 7 रीजंस जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स कनाडा छोड़कर चले जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके साथ वो सॉल्यूशंस भी शेयर करेंगे जो आप कंसिडर कर सकते हैं जिसकी वजह से आप उन सिचुएशंस में ना फंसें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक कनाडा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और वो बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और हमारा अच्छा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो। आप हमारी बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि हम लाइफ इन कनाडा एंड कनाडा इमिग्रेशन पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। विदाउट फर्दर अडू हम आज के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और वो है कि क्यों इमिग्रेंट्स कनाडा छोड़ कर जाते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड विद द लिस्ट ऑफ टॉप 7 रीजंस इमिग्रेंट्स लीव कनाडा। फर्स्ट वन इज सिविल लायबिलिटीज। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि कनाडा में आपको हद अलर्ट रह करके जीना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अगर आपको नहीं पता है तो वो काफ़ी होती है आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको ये पता है कि अगर आप जिस घर में चाहे रेंट पे लेकर के रह रहे हो, चाहे वो घर आपका हो, और सामने पाथवे से अगर आपने बर्फ़ नहीं हटाई है और कोई वहाँ पर में गिर गया, चोट लग गई, तो वो आप पे केस कर सकता है फॉर लाइक $1 million। और अगर ड्राइव करते करते किसी बाइसिकल वाले से आपकी कार की थोड़ी सी भी टक्कर हो गई, मतलब लिटरली जरा सी बाइसिकल से टच ही हुई है कार, बंदा गिरा नहीं, एक्सीडेंट हुआ नहीं, किसी को चोट लगी नहीं और इसलिए आपने एक्सीडेंट को रिपोर्ट भी नहीं किया, लेकिन मोर देन ऑफन वो बंदा 24 घंटे बाद जाकर के आपकी कंप्लेंट कर देता है और कहता है कि एक्सीडेंट हुआ था, आई एम हैविंग फियर्स एंड आई एम फीलिंग मेंटल ब्रेकडाउन, और वो आप पे केस कर देता है $1 million $2 million का। ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आए दिन सुनते हैं जो मिस्टेक्स लोग करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है छोटी छोटी चीज़ें कि वो यहाँ कितनी बड़ी बन सकती हैं। और ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से उनको लगने लगता है कि यहाँ पे लाइफ काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, हम लोग अपनी ही कंट्रीज़ में बेटर फील कर रहे थे, हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों की इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी। तो या तो उनके साथ ये इंसिडेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ बचा ही नहीं है उनके पास में, या फिर वो इन इंसिडेंसेस से बचना चाहते हैं इसलिए वो कनाडा छोड़ कर जाना चाहते हैं। आप खुद को इन इंसिडेंसेस से ऐसे बचा सकते हैं कि पहले तो आपको पता होने चाहिए कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। उसके लिए आपको अपना सर्कल को थोड़ा सा वाइडर रखना पड़ेगा। आपके पास सोशल मीडिया से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपना सर्कल वाइडन करने के लिए। जैसे कि मैं भी फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स को बहुत यूज़ करती हूँ जहाँ पर लोग आकर के अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, सॉल्यूशंस मांगते हैं, फिर उनके कमेंट्स में लोग बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस भी दे करके जाते हैं। इससे आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ती है। आपको अपने राइट्स ज़रूर मालूम होने चाहिए, आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि किस सिचुएशन का रिजल्ट क्या निकल सकता है और कैसे आपको खुद के बचा के रखना है। अब जैसे जो सिचुएशंस का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, कार एक्सीडेंट वाला, छोटे से छोटा कार एक्सीडेंट भी, मतलब बिल्कुल टच ही हुआ है, एक हल्का सा स्क्रैच ही लगा है, तो भी इट्स बेटर टू रिपोर्ट दैट कोलिजन सो दैट 24 घंटे बाद वो दूसरा बंदा आ करके रिपोर्ट ना कर दे और केस उल्टा आप पर ना पड़ जाए। सेकेंडली, अबाउट दैट इंसिडेंट जिसमें कि स्लिप एंड फॉल वाला केस था, आपके घर के सामने के पाथवे पे बर्फ़ पड़ी थी और कोई गिर गया है, ऐसे केस में चाहे आप उस घर में रेंट पे ही रह रहे हैं, चाहे वो घर आपका नहीं है, आपको इंश्योरेंस कवरेज ज़रूर इंश्योर करके रखनी चाहिए। आप टेनेंट इंश्योरेंस ले सकते हैं, इट विल बी लाइक $25 पर मंथ। वैसे वो प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है, हम लोगों की कॉन्डो का $25 अ मंथ है, तो वो एज ऑफ बिल्डिंग एंड टाइप ऑफ एकोमोडेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता है, बट आई एम वेरी श्योर इट्स वेरी मिनिमल कॉस्ट पर मंथ। अगर आप वो नहीं लेते तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। नेक्स्ट बिग रीज़न बिकॉज ऑफ विच इमिग्रेंट्स लीव कनाडा इज़ जॉब सर्च।
बहुत सारे लोग जो यहाँ पर में परमानेंट रेजिडेंसी लेकर के आते हैं वो इंडिया में ऑलरेडी अपनी फील्ड्स में जॉब कर रहे होते हैं, उनको कुछ साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को 1 ईयर का, किसी को 3 ईयर का, तो किसी को 10 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको अपनी फील्ड में एंटर करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी लोगों को ये बात पता होता है कि मेरा स्टार्टिंग का 1 साल बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तब जाके उनको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली वो कितना मुश्किल है अपनी फील्ड में जॉब ढूंढना, और तब तक जो उनको सर्वाइवल जॉब्स करने पड़ रहे हैं वो कितने ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग है। एंड देन टू सर्वाइव ऑन द मिनिमम वेज इनकम इज़ ऑल्सो बिग चैलेंज। और फिर काफ़ी सिचुएशंस में जब उनको 4-5 महीने बाद अपनी फील्ड की जॉब मिलती है तो वो उस रोल से खुश नहीं होते हैं। उनको लगता है कि इंडिया में तो मैं बहुत अच्छे रोल पे था, मैं ये रोल डिजर्व नहीं करता हूँ। दैट्स वाई दे डोंट हैव जॉब सेटिस्फैक्शन, दैट्स वाई दे थिंक ऑफ गोइंग बैक टू इंडिया। और इस सिचुएशन से खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ही सिंपल है। यू जस्ट नीड टू यूज द राइट जॉब हंट स्ट्रैटेजीज। टाइम तो हर चीज़ लेगी ही लेगी, ऐसे चुटकी में कुछ भी नहीं होने वाला है। आप हिट एंड ट्राई करके बहुत कुछ सीख के अपने पोर्टफोलियो, अपने एक्सपीरियंस लेटर, अपने रिज्यूमे में बहुत सारे चेंजेस करते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो, तब जा कर के कहीं आपकी जॉब लगती है। लेकिन स्टिल यू नीड टू बी ऑन द राइट पाथ। एंड इफ़ यू वांट टू हियर आवर जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज which got us jobs in our field within 2 to 4 months after landing in Canada, then you can let us know in comment section and we will try to prioritize those videos for you. Third big reason immigrants leave Canada is high cost of living, high taxes and low savings. जिन लोगों को ये लगता है कि कनाडा जा कर के बहुत मेहनत करके मैं बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊँगा, ये उनकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। यहाँ आकर के आप बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। यू विल हैव सम एसेट्स, यू विल हैव प्रॉपर्टी, यू विल हैव कार एंड एवरीथिंग, बट वन थिंग दैट यू वोंट हैव इज सेविंग। यू एक्चुअली कैन नॉट बिकम वेरी रिच इन कैनेडा, क्योंकि आपकी बहुत सारी सैलरी टैक्सेस में जा रही होती है। फिर यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप $50,000 एन ईयर अर्न कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 21% आप उस पर सैलरी टैक्स पे कर रहे होंगे। फिर आप जो हर वीक की ग्रॉसरी लेते हैं, मंथ में कभी शू, कभी कपड़े, कभी कुछ भी, हर एक चीज़ पे आप टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। और फिर अगर आप घर लेते हैं तो आप हर मंथ प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करेंगे। ये करते करते ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। लिटरली आपकी 40 to 45% ऑफ सैलरी तो टैक्सेस में ही जा रही होती है। और उसके बाद घर ले लिया है तो मॉर्टगेज और सारे एक्सपेंसेस कवर करते करते सेविंग्स कुछ भी नहीं बचती है। लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी हम गूगल करके देखते हैं हाउ मच डज एन एवरेज कैनेडियन सेव इन अ ईयर, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी शॉकिंग, आई एम टेलिंग यू। एन एवरेज कैनेडियन सेव्स just $1,100 annually after all the loans and payments. Can you believe that? $1,100 here is nothing. And this is the reason people who had really high paying jobs in their home country, they leave Canada and they prefer to have low cost of living and high income. In future आपको इस रीज़न से कनाडा छोड़ के ना जाना पड़े, उसका सॉल्यूशन तो एक सिंपल सा है। यू मस्ट नो द रियलिटी, यू मस्ट नो द रियल पिक्चर। गलतफहमी में मत रहना। कनाडा ऑप्ट करने का रीज़न पैसा नहीं होना चाहिए। कनाडा ऑप्ट करने के और बहुत सारे अच्छे अच्छे रीजंस हैं। यू हैव रियली गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग हियर, यू हैव गुड वर्क लाइफ बैलेंस, योर फैमिली लाइफ इज गोइंग टू बी रियली गुड, you'll have lots of amenities around you all the time. So these are the reasons because of which you should pick Canada, not because you want to get real rich. Moving on to the next point on our list, culture shock and homesickness. ये मोस्टली उन लोगों के साथ होता है जो यहाँ पर अकेले आते हैं। स्टूडेंट्स तो अकेले आते हैं, काफ़ी बार परमानेंट रेजिडेंट्स भी, बैचलर्स अकेले आते हैं, या फिर मैरिड लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली को बाद में लाऊंगा, पहले मैं जाकर के थोड़ा सेटल हो जाता हूँ, जॉब वॉब सिक्योर कर लेता हूँ, फिर बुलाऊंगा। तो जब वो स्टार्टिंग में आते हैं तब तो सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है, विच इज़ टिपिकली कॉल्ड द हनीमून फेज, क्योंकि सब कुछ नया नया होता है। एवरी चेंज सीम्स गुड, लेकिन कुछ दिन, कुछ महीनों बाद उनको स्लोली ये रियलाइज़ होने लगता है कि वो घर से कितना ज़्यादा दूर है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ तो मैं दिल्ली में थी और मेरी फैमिली कुरुक्षेत्र में थी, मेरे इन लॉज हिमाचल में थे। तो ऐसा लगता था कि
within like 4 to 10 hours of travel we can go and meet them, we can be wherever we want in our hometowns. लेकिन slowly slowly जब ये feeling अंदर बैठती है कि अब आप उतना easily अपनी फैमिली से मिलने नहीं जा सकते हो, तो आपको झटका सा लगता है और फिर जो सारे चेंजेस आ रहे होते हैं ना वो अच्छे लगने बंद हो जाते हैं. एट दैट टाइम यू फील रियली लोनली, यू फील लाइक कि फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पर, फ्रेंड्स बनने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, अरे लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, लोगों पे टाइम ही नहीं है, बात तो इतने प्यार से करते हैं बट एक्चुअल दोस्त तो बनाना बहुत ही मुश्किल है. एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर में रही है. आप इंडिया में अगर सैटरडे संडे में पार्क्स में जाओ तो आपको क्या देखने मिलता है? आपको कपल्स मिल जाते हैं, आपको कॉलेज के लड़के मिल जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप्स मिल जाते हैं, कुछ योगा करने वाले ग्रुप्स मिल जाते हैं, कुछ बच्चे पार्क्स में खेलते हुए मिल जाते हैं. लेकिन वो कितने इंसिडेंसेस होंगे जब आपने देखा होगा कि एक पूरी फैमिली क्वाइटली बैठी पार्क में अपना वीकेंड एंजॉय कर रही है. बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, एंड दे आर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम ओवर देयर, जस्ट स्पेंडिंग अ क्वालिटी फैमिली टाइम. नहीं होता है ना, बहुत ही रेयरली होता है. लेकिन यहाँ आप किसी भी सैटरडे संडे किसी भी नेबरहुड पार्क में चले जाओ, आपको फैमिलीज़ पूरी फैमिलीज़ एक साथ टाइम स्पेंड करती हुई मिलेंगी. आपको लिटरली आपके ऑफिस से या आपके सर्कल में कोई भी फैमिली वाला बंदा वीकेंड पे फ्री मिलेगा ही नहीं. इसलिए जो भी यहाँ 28, 30 और 30 से अबव की एज में यहाँ अकेले आते हैं, उन लोगों को सर्कल बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है. स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह बनी जाते हैं, बट हाँ उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर उनको दो जॉब्स करनी पड़ती है बहुत सारे बच्चों को, तो उनको भी एक दूसरे के साथ इंडिया जैसा टाइम नहीं मिल पाता है. देयर लाइव्स आर रियली बिजी, दे डोंट हैव टाइम टू सिट एंड एन्जॉय अ मूवी, टू चिट चैट. ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है. बट फिर भी जो यंगर एज के लोग होते हैं वो चेंजेस को बेटर तरीके से अडेप्ट करते हैं. लेकिन जो 30-35 की एज के लोग यहाँ अकेले आते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को इतना मिस करने लगते हैं अकेले रहते रहते कि वो वापस जाने की सोचते हैं. तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन सबसे पहले तो ये है कि अगर आप भी ऐसा ही स्टेप ले रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को बाद में लाऊंगा, पहले मैं अकेले जाकर के जॉब सिक्योर करने की कोशिश करूँगा, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऐसा मत कीजिए. यू डोंट नो व्हाट फैमिली सपोर्ट मीन्स हियर when everything is new to you, but you go home and you have your wife, you have your kids. That is the biggest support. अगर आपकी वाइफ भी यहाँ आकर के जॉब कर लेंगी तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है. द किड्स कैन गो टू डे केयर, विच ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू डू दैट इन फ्यूचर. तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट वो भी एक्चुअली आपको बहुत ही मेंटली स्ट्रेस फ्री रखता है. लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है और ये हमें रियलाइज़ नहीं होता, ये हम अंडर एस्टिमेट करते हैं. माई सजेशन वुड बी नॉट टू अंडर एस्टिमेट दैट. एंड if you're a bachelor already or you're a student and obviously किसके बच्चे और बीवी लेकर के आओगे, नहीं ला सकते हो, तो ऐसे केस में आपको बस खुद को मेंटली प्रिपेयर करके आना होगा. यहाँ पर अपनी लाइफ को बिजी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आप एक जॉब कर रहे हो ना और पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा कर नहीं रहे हो, अपनी लाइफ को बिजी रखो, दूसरी जॉब कर लो या कुछ भी कर लो, बट you have to keep yourself busy, because the day you realize that you are free but no one around you is free and you don't know what to do with your time alone, that day is going to be the problem. Now let's move on to the fifth reason on my list, and that is, ये तो आपने सुना होगा कि luxury comes at a cost, but the reason here is not that, it's not just that, it is that luxury here comes at a huge cost. हम लोगों को, जैसे अब मैं इंडिया से हूँ, तो हम लोगों को डेली जो घर के काम होते हैं उनके लिए बहुत सारी डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल रहती है. इवन मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास भी कम से कम कोई एक जना तो घर साफ़ वगैरह करने के लिए आ ही रहा होता है. और जो बहुत ही रिच फैमिलीज़ हैं उनके कम से कम 5 वर्कर्स होते हैं. क्लीनर होगा, कुक होगा, ड्राइवर होगा, बच्चों के लिए नानी होगी, गार्डन होगा घर में बड़ा सा, उसके लिए गार्डनर होगा. तो इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं डोमेस्टिक हेल्प पे. और जब आके हमें ये सारे के सारे काम खुद से करने पड़ते हैं तो अच्छों की बहुत लग जाती है. एंड ट्रस्ट मी, हैविंग अ फुल टाइम जॉब एंड डूइंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बाय योर ओन
and doing the grocery shopping and trying to handle some side hustle, this becomes really overwhelming. And if you have kids along with that, I'm pretty sure it's really difficult to manage all of that. यही वो रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज इंडिया वापस भी जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा अच्छा बिजनेस सेटअप है वहाँ पर में, या हमारी जॉब्स ऑलरेडी हाई पेइंग थी, वी आर एबल टू अफोर्ड लग्जरी एंड लिव अ गुड लाइफ देयर एज वेल, सो दे गो बैक. अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का सॉल्यूशन अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना. मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन है नहीं है, सारा दिन गधों की तरह काम करते रहते हैं. मूविंग ऑन फर्दर, द नेक्स्ट पॉइंट ऑन माई लिस्ट इज हेल्थ केयर. अब काफ़ी लोगों को ये पता है कि कनाडा में तो हेल्थ केयर फ्री है, तो हेल्थ केयर से इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है. प्रॉब्लम ये है, जो मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को है, कुछ लोग सिर्फ इसी रीज़न की वजह से इंडिया वापस भी जाते हैं, वो ये है कि यहाँ पर में वेट टाइम्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं. जब तक तो आप ठीक रह रहे हो, आपको थोड़ा बहुत कभी फीवर हुआ, कफ हुआ, ठीक है, उस सब के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. लेकिन गॉड फॉरबिड, इफ़ यू नीड एनी सर्जरी, इफ़ देयर इज समथिंग हैपनिंग विद यू दैट यू डोंट अंडरस्टैंड रीज़न क्या है, आपको बहुत सारे टेस्ट की ज़रूरत है, फंसते आप तब जाकर हो. मैं अभी इस वाले सिचुएशन के लिए अपना खुद का ही एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ. मुझे यहाँ मूव होने के बाद मैं अगस्त 2020 में यहाँ आई थी, और जैन 2021 में आई स्टार्टेड फीलिंग सर्टन चेस्ट पेन्स. सो उस टाइम पे तो मैंने कोई फैमिली डॉक्टर भी नहीं ढूंढ रखा था. तो सबसे पहले तो मैंने रिव्यूज़ वगैरह लिए, एक फैमिली डॉक्टर ढूंढा, खुद को रजिस्टर किया. फिर फैमिली डॉक्टर ने मेरे को जो जनरल इन लोगों ने टेस्ट वगैरह कराने होते हैं, ब्लड टेस्ट कराओ, ये वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की. And then I told him that I'm having these sort of pains, and he was like कि ठीक है, अगर इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो अभी हम 1 महीना देखते हैं कि चल क्या रहा है, आप ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, क्या आपको जब पेन हुआ आप तब क्या कर रहे थे, क्या खाया था या क्या था, एंड देन विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, विल टॉक इन आवर नेक्स्ट विजिट. 1 महीना मैंने वो सब किया, और आई कुडंट कम टू एनी कंक्लूजन कि मुझे किसी भी टाइम पर में वो पेन्स हो रहे थे. 1 महीना बाद जब हम मिले तो उन्होंने मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट पे रेफ़र किया. मैंने उनको बोला कि हार्ट प्रॉब्लम मुझे नहीं हो सकती है, बिकॉज आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक इशूज़, सो प्लीज़ रेफ़र मी टू अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट. बट देन ही वॉज लाइक कि सबसे पहले हमें रूल आउट करना है हार्ट प्रॉब्लम, बिकॉज आपको चेस्ट में पेन हो रहा है. वो रूल आउट होने के बाद आई रेफर यू टू अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट. सो देन अब उन्होंने मुझे मार्च में जाकर के गैस्ट्रोलॉजिस्ट को रेफ़र किया, और गैस्ट्रोलॉजिस्ट से फर्स्ट विजिट के बाद में मेरे टेस्ट वगैरह फाइनली जाके शेड्यूल हुए मई में मैंने हाथ के 3 टेस्ट कराए, और वो तीनों की तीनों में यही आया कि कोई प्रॉब्लम्स है नहीं है. तो जाकर उन्होंने मुझे गैस्ट्रोलॉजिस्ट पे रेफ़र किया, और गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे एंडोस्कोपी कराने बोली, जिसकी डेट मुझे फाइनली मिली थी जुलाई एंड की. अब किस्मत मेरी और ख़राब हो गई. हुआ यूँ कि जब मेरी टेस्ट की डेट थी उसी टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई. मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा फीवर, वॉमिटिंग्स. मैंने ट्राई किया कि मैं उस सिचुएशन में भी एंडोस्कोपी कराने चली जाऊं, बट देन बिल्कुल मेरी सिचुएशन थी नहीं, तो मुझे उस दिन की मेरी अपॉइंटमेंट मिस करनी पड़ी. वो अपॉइंटमेंट मिस करने के बाद में मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिली अगस्त एंड की. फाइनली मैंने एंडोस्कोपी कराई, उसमें आया कि हाँ गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं और इन्फ्लामेशन है, एंड देन द डॉक्टर स्टार्टेड दी ट्रीटमेंट. अब ये सोचो कि जनवरी से लेकर अगस्त तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं. जब आप एक दूसरी कंट्री में रह रहे होते हो तो थैंक गॉड आई हैव माई हस्बैंड हियर, आई हैव रंजीत हियर, बट यू आर नॉट इवन टेलिंग दिस टू योर फैमिली, एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू think that what if something wrong is happening with you. कोविड की वजह से मैं इंडिया वापस नहीं गई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए, वहाँ से वहाँ चेकअप कराने के लिए. मुझे लगा कि ठीक है यार, बस अगले ही महीने की मेरे को डेट मिल जाएगी, बट वो अगले महीने करते करते 8 months में जाकर के आई फाइनली गॉट टू नो दैट इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन. ऑब्वियसली आई फील अ लॉट बेटर नाउ. सो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बहुत लोग इंडिया वापस जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको किसी सर्जरी वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, उनको डेली बेसिस पे चेकअप्स की रिक्वायरमेंट पड़ने लग जाती है, तो वो सोचते हैं कि उनके लिए इंडिया जाकर के रहना ही बेटर है. इस सिचुएशन में खुद को संभालने के लिए मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, इंडियन ही बन के रहना. यहाँ पर में भी अपनी सेविंग्स करने की कोशिश ज़रूर करना, ताकि आप
फ्री वाली सर्जरीज और फ्री वाली प्रोसीजर्स पे ही डिपेंडेंट ना रहो, बल्कि आप अफोर्ड कर पाओ कि आप ऑफ लो ऑफिस से। ऑब्वियसली कुछ पेड लीव होगी बट आपको कुछ अनपेड लेनी पड़ेगी। इंडिया जाओ, वहाँ पर में खर्चा करो और अपना ट्रीटमेंट वहाँ से करा पाओ। बट अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वो अफोर्ड नहीं करेगी तो फिर आपके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा पॉइंट जो बहुत लोग मेंशन करते हैं, हमने कनाडा मूव होने से पहले कोरा वगैरह पे पढ़ा था कि बहुत सारे लोग इस रीज़न से कनाडा छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हम पर्सनली किसी को नहीं जानते हैं, और वो है वेदर चेंज, वो है कोल्ड। तो होता क्या है कि बहुत लोग जब यहाँ जनवरी या फरवरी में मूव करते हैं और वो मॉन्ट्रियल चले जाते हैं या वो कैलगरी चले जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ में चले जाते हैं, तो ऐसे में उनकी बॉडी को अडेप्ट होने का टाइम नहीं मिलता। हम यहाँ अगस्त एंड में मूव हुए थे और हमें विंटर से पहले पूरे 3 मंथ्स मिल गए थे, तो भी हमारी बॉडी को अडेप्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी फर्स्ट ईयर। हमने विंटर सर्वाइवल इन कनाडा पे ऑलरेडी एक वीडियो में ये सारा कुछ कवर किया हुआ है कि कैसे कैसे आप खुद को विंटर सर्वाइवल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या विंटर गेयर आपको चाहिए होगी, क्या बातें यहाँ आपको शॉपिंग करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टू सम इट अप, you should try to avoid the winter months. You should try to avoid December, January and February to move here, because as a newcomer you need time to adapt to weather. Summer months आपके लिए बहुत बेटर रहेंगे। मई से लेकर के अगस्त सितंबर वाला टाइम बहुत ही अच्छा रहता है। न्यू इमिग्रेंट्स आकर के बहुत इजीली वेदर चेंज को अडेप्ट कर लेते हैं। सो गाइज, दीज वर ऑल द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। आई होप मैंने आपको सिर्फ डराया नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन दी है। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। उसके अलावा प्लीज़ हमें ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन से वो पॉइंट्स थे जो आपके लिए नए थे और कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पे आप आगे हमसे वीडियोस चाहेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। We'll be back soon again with another video specially for you guys. Till then, take care.